और दोस्तों आज हम सब इस सेशन में देखेंगे कि इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रोग देखेंगे और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है और रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनका कैसे फैलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं रोग क्या होता है। रोग जो होता है अस्वस्थ होने की कंडीशन ही क्या होता है दोस्तों, रोग होता है। तो दोस्तों रोग को हम अगर कहें रोग के पिता किसे कौन है, जिन्होंने रोग के बारे में ज़्यादा सर्च किया जाना ज़्यादा योगदान दिया है, तो वो है कौन, एडवर्ड जेनर है, यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कौन है, एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी रोग विज्ञान या कह सकते हो आप प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है, एडवर्ड जेनर है। तो दोस्तों ये प्रतिरक्षा विज्ञान या रोग विज्ञान एक ही बात है, इनके पिता कौन है, एडवर्ड जेनर है। दोस्तों रोग के प्रसार अगर हम देखें, रोग के प्रसार रोग के प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों रोग के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न मुख्यतः 4 प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है प्रसार के आधार पर, दूसरा होता है आनुवंशिक या जन्मजात के आधार पर, और तीसरा होता है विटामिन या खनिज लवण की कमी के कारण होने वाला रोग, और चौथा होता है उपार्जित या संक्रमण के कारण होने वाला रोग। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रसार के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रसार के आधार पर अगर रोग हम देखें तो प्रसार के आधार पर रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक, तीसरा होता है पेंडेमिक। तो दोस्तों जो एंडेमिक होता है वो क्या होता है, प्रसार के आधार पर जो ये रोग होता है एंडेमिक जो होता है ऐसा रोग होता है जो किसी अस्थायी क्षेत्र में पाया जाता है, किसी अस्थायी क्षेत्र में पाया जाने वाला रोग होता है, कौन, एंडेमिक होता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है जुकाम बुखार, ये क्या होते हैं, एंडेमिक होते हैं। तो जैसे हम इसको अगर कहें तो ये क्या होगा, एंडेमिक होगा। एंडेमिक के अंतर्गत कौन आएगा, जुकाम आएगा, जुकाम और क्या, बुखार। जुकाम बुखार किसके अंतर्गत आएगा, एंडेमिक के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये होते हैं प्रसार के आधार पर। पहला प्रकार होता है एंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, तो ऐसे रोग जो दोस्तों जो अचानक एकाएक किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक के अंतर्गत हम क्या कहेंगे, जैसे कोई महामारी हुआ, जैसे क्या होगा, प्लेग हुआ, क्या होगा, प्लेग, और क्या होगा, कोरोना कह सकते हो, कोरोना। ये क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे रोग क्या होते हैं, एपिडेमिक होते हैं। एपिडेमिक जो कि अचानक किसी बड़े क्षेत्र में अचानक फैल जाते हैं, फैल जाने वाले रोग क्या होते हैं, एपिडेमिक होते हैं। और तीसरा होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक जो दोस्तों ऐसा रोग होता है जिनका प्रसार पूरे वर्ल्ड में होता है, पूरे संसार में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, एपिडेमिक के अंतर्गत कोरोना को लिख सकते हैं। कोरोना क्या होता है, एपिडेमिक होता है। दोस्तों कोरोना एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों के अंतर्गत आएगा, क्यों, क्योंकि कोरोना का प्रसार अचानक हुआ है, इसलिए यह क्या है, ये बड़े क्षेत्र में अचानक हुआ है, इसलिए यह एपिडेमिक है। और इसका प्रसार पूरे वर्ल्ड में है, पूरे संसार में है, इसलिए क्या है, पेंडेमिक है। तो दोस्तों ये होता है प्रसार के आधार पर 3 प्रकार के रोग होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक होता है। तो दोस्तों दूसरा आपका होता है आनुवंशिक या जन्मजात के आधार पर रोग। तो आनुवंशिक रोग क्या होता है, ऐसे रोग जो माता पिता से अपनी संतान में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। जो कुछ भी होता है, जो कुछ रोग माता पिता में है, अगर वही प्रॉब्लम क्या होता है संतान में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो हम देखेंगे आनुवंशिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आनुवंशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंड्रोमिक, दूसरा सिंड्रोमिक रोग, यानी जीन में जब इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसके कारण जो रोग होता है तो उसे सिंड्रोमिक रोग कहते हैं। और दूसरा होता है लिग्नोसेलुलर रोग। सिंड्रोमिक और लिग्नोसेलुलर रोग दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि सिंड्रोमिक रोग क्या होता है, सिंड्रोमिक रोग से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो पहला होता है आपका, तो दोस्तों पहला सिंड्रोमिक रोग होता है क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन आपको दोस्तों पता होगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं।
यानी मानव में कितना गुणसूत्र होता है? मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होता है। यानी कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ा। ये गुणसूत्र किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यानी कह सकते हो इसे हम क्या? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो यानी ये 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 21वां पहला होता है क्या? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में जो होता है, डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या जो दोस्तों कितना होती है? 2 से बढ़कर कितना हो जाती है? 3 हो जाती है। 21वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाती है? 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र में कितने? 2 गुणसूत्र होते हैं। तो 21वां वाला जो गुणसूत्र होता है डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत, उसमें 2 जोड़े होने चाहिए गुणसूत्र, लेकिन ये कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो जब 21वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर कितना हो जाए? 3 हो जाए, तो ऐसे में शरीर में अनियमितता पैदा होती है। तो इसके कारण जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो रोग होता है उसमें जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि का होता है, मंदबुद्धि का बच्चा होता है। मंदबुद्धि का होता है, कह सकते हो कि बच्चा क्या होता है? बेवकूफ़ होता है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहते हैं। इसी रोग को क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। ऐसे में जो बच्चा होता है मंदबुद्धि या बेवकूफ़ होता है, और ऐसे रोग को क्या कहते हैं? मंगोलिज्म रोग कहते हैं। दूसरा सिंड्रोमिक रोग होता है पिटाऊ सिंड्रोम। दूसरा कौन होता है? पिटाऊ सिंड्रोम। जहाँ पे दोस्तों डाउन सिंड्रोम में जो इफेक्ट हुआ था गुणसूत्र में, वो 21वें जोड़े में हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों जो पिटाऊ सिंड्रोम होता है वो 13वें जोड़े गुणसूत्र में होता है। तो 13वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर कितना हो जाती है? 3 हो जाती है। ऐसे में जो रोग होता है वो क्या होता है? जो बच्चे का होंठ होता है ऊपर से फट जाता है। यानी होंठ जो होता है, बच्चे का होंठ ऊपर से फट जाता है, फट जाता है। और क्या होता है? जो पैर होता है नीचे के तालू में क्या होता है? दरार आ जाता है। यानी कह सकते हो आप तालू में दरार आ जाता है, तालू में दरार आ जाता है। और क्या होता है? नेत्र रोग भी हो सकता है। और क्या होता है? नेत्र रोग भी हो सकता है। तो पिटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है? जो 13वें जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। ऐसे में जो बच्चा होता है, बच्चे का ऊपर का होंठ फट जाता है, तालू पैर के नीचे जो तालू होता है उसमें दरार आ जाता है, और नेत्र रोग भी होने की संभावना होती है। और तीसरा जो होता है, इसके कारण जो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? डीएस रोग या बीमारी कहते हैं। डीएस रोग या फिर क्या? बीमारी कहते हैं। डीएस रोग या फिर इसी को हम डीएस रोग या बीमारी कहते हैं। तो ये होता है क्या? पिटाऊ सिंड्रोम। अब दोस्तों नेक्स्ट, तो आनुवंशिक के आधार पर जो तीसरा रोग होता है सिंड्रोमिक रोग, वो क्या होता है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? मनुष्य में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है, और बढ़कर कितना हो जाती है? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 47 गुणसूत्र किसमें हो जाते हैं? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में। याद करेंगे कैसे? मतलब याद करने का तरीका है, क्लीन हो जाता है, क्लीन होकर के 1 बढ़ जाता है, कितना? 47 हो जाता है। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ऐसे में जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है? नपुंसक हो जाता है। नपुंसक हो जाता है, यानी नपुंसक रोग।
नपुंसकता वाला रोग होता है बच्चे में। ऐसे में नपुंसकता वाला रोग बच्चे में हो जाता है। और इसका जो वाहक होता है कौन है, इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक जो होता है कौन, इसका वाहक जो होता है पुरुष होता है। नपुंसकता किस में होता है, ये पुरुष में होता है, नपुंसकता पुरुष में, और इसका वाहक भी कौन होता है, पुरुष होता है। तो ये होता है क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम में याद करने का तरीका है, क्लीन होकर के गुणसूत्र 1 बढ़ जाता है। ऐसे में जो रोग होता है नपुंसकता वाला रोग होता है इसमें, और इसका वाहक कौन होता है, पुरुष होता है। और चौथा जो सिंड्रोमिक रोग होता है वो होता है आपका टनल सिंड्रोम। चौथा सिंड्रोमिक रोग होता है कौन, चौथा सिंड्रोमिक रोग होता है आपका टर्नर सिंड्रोम। जहाँ पे क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाती थी, 47, वहीं पर टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या घट कर कितना हो जाती है, 45 हो जाती है। याद करने का तरीका क्या होता है, इसमें टर्न हो जाता है कितना, 45 से टर्न, एक टर्न होगा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी एक टर्न हो जाता है, यानी 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र। तो ऐसे में जो संतान में रोग होता है वो क्या होता है, बांझपन रोग होता है। ऐसे में कौन सा रोग होता है, बांझपन वाला रोग हो जाता है। और यह रोग किस में होता है, स्त्रियों में यह रोग होता है। और इसका वाहक कौन होते हैं, इसका वाहक भी स्त्रियां ही होती हैं। इसका वाहक कौन होता है, स्त्री रोग होती है। तो ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। यानी अनुवंशिकता के सिंड्रोमिक रोग के आधार पर ये 4 प्रकार के सिंड्रोमिक रोग होते हैं, जहाँ ये क्या होता है आपका सिंड्रोमिक रोग। अब दोस्तों देखते हैं अनुवंशिक के आधार पर लिंग संलग्न रोग कौन कौन से होते हैं। अनुवंशिकता के आधार पर ये 5वें प्रकार का क्या है, रोग होता है। क्या वो 5वें प्रकार का रोग क्या होता है, वर्णंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, यह एक आनुवंशिक रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, यह एक क्या होता है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है दोस्तों। दूसरा इसमें ये होता है कि जो इसमें रोगी होता है, रोगी इसमें लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। रोगी जो होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। तो इसमें जो रोगी होता है दोस्तों क्या होता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ये होता है वर्णंधता। कलर ब्लाइंडनेस में इस प्रकार के रोग होते हैं। और आपका जो छठा होता है वो छठे नंबर पे जो रोग होता है इसके बाद दोस्तों होता है छठे नंबर का रोग, ये होता है क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी ये क्या होता है, आनुवंशिक रोग होता है। यह क्या होता है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसमें जो दोस्तों ये क्या होता है कि इसमें जब रोगी को जब चोट लगता है तो 30 से 40 मिनट तक रक्त का प्रवाह बंद नहीं होता चोट लगने पर। तो ऐसे में रोगी क्या होता है, जिसका 30 से 40 मिनट तक रक्त बढ़ेगा तो मर ही जाएगा। तो ऐसे में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो रोगी होता है, रोगी में चोट लगने पर 30 से 40 मिनट तक रक्त का प्रवाह बंद नहीं होता। ऐसे में रोगी की क्या होते हैं, ऐसे में रोगी की मृत्यु हो जाती है। और यह रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया था, यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हुआ था, महारानी विक्टोरिया में। उनको चोट लगा था, इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका रक्त बहता रहा, इसी कारण इसी महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। यह रोग सबसे पहले कहाँ पे किसमें देखा गया था, महारानी विक्टोरिया में यह रोग सबसे पहले देखा गया था। इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं, राज रोग कहते हैं। कौन सा रोग, राज रोग। तो राज रोग किसे कहते हैं, ये हीमोफीलिया को राज रोग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है आपका आनुवंशिक के आधार पर रोग थे।
अपने प्रसार के आधार पर रोग देखा, आनुवंशिक के आधार पर आनुवंशिक रोग देखा। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे विटामिन खनिज लवण के कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे संक्रमण, और इसके बाद और भी देखेंगे रोगों का उपचार, टीके, महत्वपूर्ण टीके, और कौन कौन से इनके टेस्ट होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।